दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 31 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान के एटमी दिल पर चोट, अमेरिका ने दागे 907 किलो के बंकर बस्टर बम, न्यूक्लियर धमाके जैसा नजर आया मंजर। ईरान ने लिया खौफनाक इंतकाम, तेल अवीव, बनी बराक और पेटा टिकवा पर मिसाइलों की बारिश, क्लस्टर बमों के फटने से सड़कों पर बिछी जलती हुई गाड़ियां। और लेबनान में इसराइल का हो गया बड़ा नुकसान, हिजबुल्लाह के साथ आमने सामने की जंग में आईडीएफ के 4 फौजी मारे गए, कई जख्मी। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरानी मिसाइलों ने आज 31 मार्च 2026 की सुबह इसराइल के कई बड़े शहरों को दहला कर रख दिया, जहां तेल अवीव, पेटा टिकवा और बनी बराक इलाकों में, इन जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में भारी नुकसान की खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपके सामने हैं। ईरान ने इस्फहान पर हुए हैवी साइज हमले का इंतकाम ले लिया है। उस हमले के बारे में, उसकी तस्वीरों के साथ हम आपको बाद में, इस खबर के जस्ट बाद में बताएंगे और दिखाएंगे भी। ताज़ा अपडेट के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई इन मिसाइलों ने, जिनमें क्लस्टर म्यूनिशन यानी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था, उनके गिरने से कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं और इमारतों को सख्त नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस्राएली मीडिया इस नुकसान को मामूली बता रहा है, लेकिन हकीकत में बेरशेबा से लेकर तेल अवीव तक खौफ का माहौल है। तेल अवीव की सड़कों पर धमाके के बाद कई गाड़ियां पलट गईं और मलबे के चीथड़े दूर दूर तक बिखर गए। इसराइल की एम्बुलेंस सर्विस ने भी तस्दीक की है कि मलबे की चपेट में आने से कम 9 लोग जख्मी हुए हैं। ये सर्विस भी सरकार के मातहत काम करती है, इसलिए कितने मारे गए ये पता लगा पाना मुश्किल है। 31 मार्च के हमलों की बड़ी बातें आप जान लीजिए। शहरों में तबाही मची है। तेल अवीव और बनी बराक के रिहायशी इलाकों में मिसाइल के टुकड़े गिरने से घरों के अंदर तक मलबे घुस गए हैं। कई जगहों पर आग बुझाने के लिए इमरजेंसी सर्विस को कड़ी मशक्कत अब भी करनी पड़ रही है। क्लस्टर बमों ने जमकर कहर बरपाया है। ईरान ने इस बार फिर से अपनी मिसाइलों में ऐसे वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जो हवा में फटकर हज़ारों छोटे मोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, जिससे एक बड़े इलाके में हर तरफ तबाही फैल जाती है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ज़ख्मी लोगों को फ़ौरन शिबा मेडिकल सेंटर और रॉबिन मेडिकल सेंटर ले जाया गया। मैं डिटेल्स आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको यकीन आ जाए बात असली है। कई लोग धमाकों की आवाज़ और अफरा तफरी की वजह से पैनिक अटैक का भी शिकार हुए हैं। इसराइली मीडिया जहां इसे सिर्फ मामूली ज़ख्म बता रहा है, वहीं ज़मीनी तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। पेटा टिकवा इलाके में मिसाइल गिरने के बाद धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा गया, यानी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक हिट हुआ है। अमेरिका और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोकने का दावा किया है, लेकिन क्लस्टर बमों के टुकड़ों ने फिर भी अपना काम कर दिया। दोस्तों, मेरा मानना है कि इसराइल के इन शहरों में मिसाइलों का गिरना ये साफ पैगाम है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल के हमलों से ईरान के इस्फहान में तबाही हुई, उस तबाही का अभी तक पूरा डेटा सामने नहीं आ सका, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने तेल अवीव के दिल में चोट की है और कहा है, हम तुम्हें बराबर की मार मारेंगे। अमेरिका ने ईरान के बेहद स्ट्रेटेजिक शहर इस्फहान पर 2000 पाउंड यानी तकरीबन 907 किलो के कई बंकर बस्टर बमों से हमला करके उसके सबसे बड़े असलहा डिपो यानी एम्यूनिशन डिपो को तबाह कर दिया है। आज 31 मार्च 2026 की ताज़ा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है इस हमले में उन खास बमों का इस्तेमाल किया गया है जो ज़मीन के गहरे हिस्सों में घुसकर कंक्रीट के बंकरों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का निशाना इस्फहान का वो मिलिट्री इलाका था जहां बद्र एयरबेस और ईरान की बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री मौजूद है। हमले के बाद पूरे इलाके में एक के बाद एक कई सेकेंडरी ब्लास्ट यानी ब्लास्ट के बाद ब्लास्ट हुए, जिससे आसमान आग के शोलों में भर गया। कहीं तो नज़ारा न्यूक्लियर धमाके जैसा भी नजर आया, वो मशरूम उठा। इस्फहान पर हमले की असल वजह समझ लीजिए। पहली वजह है न्यूक्लियर मवाद यानी यूरेनियम का खतरा। सैटेलाइट तस्वीरों और बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक ईरान ने जून 2025 में ही करीब 534 किलो यूरेनियम 60% तक जो एनरिच था वो इस्फहान के न्यूक्लियर सेंटर की टनल्स में शिफ्ट कर दिया था। अमेरिका को शक है कि ईरान यहाँ एटमी हथियार बनाने के बेहद करीब पहुँच चुका है। ये जंग के 1 महीने बाद उसके अंदाजे हैं। बंकर बस्टर का इस्तेमाल क्यों किया गया वो समझ लीजिए। दरअसल इस्फहान का ये सेंटर ज़मीन के काफ़ी नीचे है, जिसे आम मिसाइलों से तबाह करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए अमेरिकी एयरफोर्स ने 907 किलो के भारी भरकम बमों का इस्तेमाल किया ताकि ज़मीन के नीचे मौजूद इस ज़ख़ीरे को ख़त्म किया जा सके। ये स्ट्रेटजिक ठिकाना है और इसका ये स्ट्रेटजिक ठिकाना होना भी एक बड़ी वजह है। इस्फहान न सिर्फ
ईरान का न्यूक्लियर हब है, बल्कि यहाँ उसकी मिसाइल बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्रियाँ भी मौजूद हैं। हो सकता है ये धमाका मिसाइलों में आग लगने के बाद हुआ हो। अब ये भी जान लीजिए कि जंग के बीच क्या डिप्लोमेटिक कोशिशें चल रही हैं। एक तरफ जहां अमेरिका और इसराइल इस्फहान पर कहर बरपा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की जैसे मुल्क इस क्राइसिस को सुलझाने के लिए बातचीत के रास्ते तलाश रहे हैं। हालांकि इस्फहान पर हुए इस हमले के बाद सुलह की उम्मीदें और कम हो गई हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि इस्फहान पर 907 किलो के बंकर बस्टर बमों का गिरना इस बात का सबूत है कि ये जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही। अमेरिका और इसराइल अब सीधे ईरान के उस एटमी दिल पर चोट कर रहे हैं जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ढाल मानता था। जब इतने बड़े पैमाने पर धमाके हो रहे हों और न्यूक्लियर मवाद के फैलने का ख़तरा हो, तो समझ जाइए कि ये दुनिया एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रही है जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। बढ़ते आगे, लेबनान के मोर्चे पर इसराइल को बड़ा झटका लगा है। इसराइल की फ़ौज यानी IDF को अब ज़मीन पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ लेबनान में लड़ाई के दौरान IDF के 4 फौजी मारे गए हैं, जबकि 2 और ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें एक की हालत काफ़ी सीरियस बताई जा रही है। ये तस्वीरें 31 मार्च 2026 की हैं, ताज़ा जंग की। ये टकराव उस वक्त हुआ जब इसराइली फ़ौज की एक यूनिट का सामना हिजबुल्लाह के लड़ाकों से आमने सामने हो गया। करीब से हुई इस गोलाबारी में दोनों तरफ नुकसान हुआ, लेकिन जब जख्मी फौजियों को निकाला जा रहा था, इसराइल के फौजियों को, तभी हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर दिया और 4 को उड़ा दिया। इसके बाद इसराइल ने टैंक फायर और एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया, जिससे इलाके में लड़ाई और तेज़ हो गई। फिगर्स बताती हैं कि 28 फरवरी से शुरू हुए इस ऑपरेशन में अब तक 9 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। साफ दिख रहा है कि जंग अब सिर्फ हवा में नहीं बल्कि ज़मीन पर भी भारी पड़ने लगी है। सवाल यही है कि क्या ये नुकसान और बढ़ेगा या इसराइल अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर होगा। फिलहाल तो बेंजामिन नेतन्याहू की जंगी सनक इसराइल के लोगों पर भारी पड़ रही है। कुछ खबरें यहाँ से और फटाफट अंदाज में, क्योंकि 2, 3, 4 खबरें मैंने आपको डिटेल में दे दी। बुलेटिन लेट लाने की वजह यही है कि मैं डिटेल में खबरें बनाता हूँ। आपको ऐसी डिटेल्स बहुत कम जगह मिलती होंगी, तो इन्हें बनाने में, निकालने में, छांटने में और समझाने में वक्त लगता है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रेस टीवी ने शेयर की हैं, ईरान की प्रेस टीवी ने, और ये तस्वीरें हैं भारत के कारगिल की, जहां पर लोग अमेरिका और इसराइल के हमले से जूझ रहे ईरान के लिए मदद के तौर पर सामान और जेवरात डोनेट कर रहे हैं, बर्तन भी डोनेट कर रहे हैं। उससे जो बेचकर पैसा आ सके उसे वो ईरान की मदद के तौर पर लगाना चाहते हैं। ये भारत के लोगों का जज्बा है, ये भारत के लोगों का दिल है, जो ईरान के साथ धड़क रहा है, जो ये जानता है कि जालिम अमेरिका और इसराइल, जंग के भूखे अमेरिका और इसराइल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोनोपोली कायम करने के लिए ईरान के साथ ये जंग की शुरुआत कर चुके हैं और ईरान उसका जवाब दे रहा है। तो पैसे हैं, जेवर है, बहुत सी चीज़ें हैं, बर्तन हैं, हो सकता है बर्तन लोग पीतल तांबे के बेच रहे हैं, और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है डोनेशन फॉर ईरान, तो ईरान के लिए। और इसीलिए उस दिन हमने देखा था ईरान ने अपनी मिसाइलों पर भारत का भी नाम लिखा था, 4 मुल्कों में भारत का भी नाम था, और ये सिर्फ इसलिए लिखा था कि भारत के लोगों का दिल ईरान के साथ धड़क रहा है, ईरान के गम में शामिल है, ईरान की खुशी में साथ खड़ा है। एक और ख़बर, ईरान पर हमले हो रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है। इसराइली मीडिया बताता है कि उनके 8 ज़ख्मी हुए, 9 ज़ख्मी हुए। लेबनान के मोर्चे पर 4 फौजी मारे गए और बात है, लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया अनादोलू बताता है कि अमेरिका और इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं ताज़ा जो हुई हैं ईरान में 31 मार्च में, उनमें जो खबर आई है वो ये है कि 11 लोग मारे गए हैं, 15 ज़ख्मी हुए हैं। और ये सिर्फ वेस्टर्न ईरान का ही जो है ख़बर है, वहीं की अब फिगर है, बाकी ईरान का, ईस्ट का, नॉर्थ का, साउथ का नहीं है, सेंट्रल का नहीं है। सिर्फ वेस्टर्न ईरान में 11 लोग मारे गए हैं और ये रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है, मरकज़ी प्रोविंस में हुआ है हमला। रिहायशी इलाकों में कौन हमले करता है आपको पता है, वही जो बच्चों का कातिल है। इराक़'s पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस से यूएस इसराइली स्ट्राइक्स टारगेट्स इट्स पोजीशन, नो कैजुअल्टीज वर रिपोर्टेड। इराक़ के जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं, जिन्हें ईरान का काफ़ी करीबी समझा जाता है, जिसे सीस्तानी साहब ने दाइश जैसे खूंखार हैवान
दहशत गर्द ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बनाया था। ये एक अम्ब्रेला है, इसमें कई फोर्सेस हैं। वो पीएमएफ ये कह रहा है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का बयान है कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर उनके अड्डों पर, उनकी पोजीशंस पर हमले किए हैं। यानी वो यहाँ पर जो ईरान के सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं उनके ऊपर भी हमले कर रहे हैं ताकि ईरान को इनकी तरफ से कोई मजबूती ना मिल सके। दरअसल ये हो रहा है अभी तक जो सबसे ज़्यादा, मैं आपसे कह दूं, जान तो उधर गई है लेबनान में इसराइली फ़ौजियों की, लेकिन तबाही जो अमेरिका के अड्डों की ईरान के अलावा किसी और ने मचाई है तो वो ये इराक़ की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है। इन्होंने इरबिल में और बाकी जगह, बगदाद में, जहाँ जहाँ स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं और उनके ठहरने के इलाके हैं अमरीकी फ़ौजियों के, ऑफिसर्स के, वहाँ पर हमले किए हैं, बड़ी चोट पहुँचाई है। इसी वजह से भन्नाए हुए अमेरिका और इसराइल इन पर हमला कर रहे हैं। कुवैत का एक ऑयल टैंकर आज ठोक दिया है ईरान के अटैक, ईरान के मिसाइल ने। ईरानियन अटैक इसलिए कोट किया गया इस हेडलाइन में। क्या ये फॉल्स फ्लैग अटैक है? क्या ईरान के नाम पर किसी और ने अटैक किया है ताकि अरब मुल्कों और ईरान के बीच इस जंग के दौरान और तलखी बढ़ सके? कुवैती ऑयल टैंकर का मतलब वो हमारी सड़क पर चलने वाला टैंकर नहीं, समंदर में जो जहाज़ जिसके अंदर तेल भरा होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजा जाता है, जैसे हमारे मुल्क में आता है अरब मुल्कों से, तो वो ऑयल टैंकर ठोका गया है। दुबई के बंदरगाह पर ये काम हुआ है। कुवैत का ऑयल टैंकर था, किसने किया है पता नहीं, लेकिन आग तो लगी है उसमें। हमारे यहाँ तेल आता है, अरब से आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के वो तेल ड्रिल करते हैं, अल्लाह अकबर के नारों के साथ भर देते हैं, और यहाँ आकर वो लोग भी उस तेल को गाड़ी में भरवाते हैं जिन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह अकबर से बड़ी दिक्कत। तो मैंने सोचा उन्हें याद दिला दूँ, वो कुछ सब्स्टिट्यूट सोचें, कुछ गोबर ओबर डाल के जो है वो चलाएं गाड़ी को। ये गलत है उनके लिए, बहुत गलत है उनके लिए। इन अरबों का, मुसलमानों का तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें। फिर वो कहेंगे हम अपने पैसे खा रहे, भाई आ कहाँ से रहा है। खैर छोड़िए, 2-4% पागल लोग हैं, बददिमाग लोग हैं, ऐसे ही बोलना चाहिए। 4 लोग इंजर्ड हुए हैं दुबई में, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है कुछ, जो डेब्री गिरा है, इंटरसेप्शन हुआ ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स का, दुबई के डिफेंस सिस्टम्स ने किया, यूएई के, और जो उसका डेब्री गिरा, फिर उसके इंटरसेप्शन के बाद जो मलबा गिरा, उसकी वजह से हुआ ये कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हुआ है, कुछ फ्लैट्स पर गिरा तो भाड़ हो गए, कहीं आग लग गई, और बताया गया है कि 4 लोग इन सब में ज़ख्मी हो गए हैं। सऊदी अरेबिया ने आज कई मिसाइल्स डाउन किए हैं, कई मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए हैं। ड्रोन का डेब्री जो है वो अल-खर्ज में गिरा तो उससे 2 लोग ज़ख्मी हो गए। फ़िलहाल ख़बरें यही हैं कि इन्होंने आज मल्टीपल मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए हैं सऊदी अरब की तरफ से, यही बयान आया है। फ़लस्तीन की बस एक ही खबर है, दिल दुखाने वाली है, उस पर कुछ रद्द अमल आया है, बयान आए हैं, लेकिन जो बेस है वो दिल दुखाने वाला है। 8 नेशंस जिसमें तुर्की भी शामिल है, उन सब ने, इसराइल ने जो रिस्ट्रिक्शंस, जो पाबंदियां मस्जिद अल-अक्सा में नमाज़ पढ़ने पर लगा रखी हैं, उस सब को लेकर मुखालफत अपनी दर्ज करवाई है और कहा है कि ये सीज़ जो है फ़ौरन ख़त्म होनी चाहिए। अल-अक्सा मस्जिद में रमज़ान के महीने से नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। वो जंग का बहाना बनाया गया कि ईरान की मिसाइलें आ रही हैं, आप मारे जा सकते हैं, ज़ख्मी हो सकते हैं। अबे तुम्हें फ़लस्तीनियों की जान की परवाह कब से हो गई? तो ये चक्कर दूसरा है। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, Indonesia, Pakistan, Qatar and Saudi Arabia and the United Arab Emirates reject the continued restrictions imposed by the Israel on the freedom of worship for Muslims and Christians in occupied Jerusalem. Not even Muslims. Christians को भी जो उनके चर्च हैं वहाँ पर ईस्ट जेरूसलम में, वहाँ इबादत, जो कब्ज़े वाला जेरूसलम है, वेस्ट जेरूसलम, वहाँ इबादत नहीं करने दी जा रही। मुसलमानों को अल-अक्सा में नहीं जाने दिया जा रहा, समझे, और ये व्हीलिंग वॉल पर जा सकते हैं। बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। खैर छोड़िए, ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रख दी। माजरत, मैं नहीं आ पा रहा हूँ वक्त से, क्योंकि आप जो परमानेंट मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी पोस्ट भी देखते हैं, उनको पता है घर में शादी थी, आज एक और फंक्शन है, और परसों एक और फंक्शन है, लंबा मामला हो गया आजकल शादियों में। तो उसके बाद 4 तारीख 5 तारीख से हम रूटीन पर आएंगे। आप सबसे माजरत। आप सोचिए ना, आपके व्यूज़ मेरा फ़ायदा भी है,
آپ سے محبت بھی ہے. اپنا محبت اپنا فائدہ کون گنوانا چاہے گا, ہے نا؟ تو مجبوریاں ہیں. سلامت رہیے, خوش رہیے. آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ. تھینک یو ویری مچ.